देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि एक व्यापारी 3% के लाभ पर बाजरा बेचने का दावा करता है। मतलब एक व्यापारी है जिसने दावा किया है 3% लाभ पर उसने बाजरा बेचा है, लेकिन बेईमान ने उस वजन का उपयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 25% कम हो। मतलब एक बेईमान बेईमान दुकानदार है, उसने क्या किया, उसने जो है जो अंकित वजन था, जो वजन दे रखा था, उससे 25% कम वजन का यूज करता है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है व्यापारी को कितना लाभ होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यापारी है जिसको वो दावा करता है उसे 3% का लाभ हुआ है चीज को, बाजरा को बेचने पर। फिर उसने कहा है उसने उसने बेईमानी से क्या किया, उसने बेईमानी से जो है जो अंकित वजन था, वो जो वजन था उससे 25% चीजें कम तोल दी। तो हमें ये बताना है कि उसको वजन, उसे लाभ कितना हुआ, उस व्यापारी को लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक जगह लिख दिया हमने ओरिजिनल वैल्यू, मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, एक तरफ ओरिजिनल प्राइस लिख दिया और दूसरी तरफ लिख दिया कि कितने में वो बेचेगा। ठीक है, एक तरफ लिख लिया ओरिजिनल प्राइस और दूसरी तरफ लिख दिया वो कितने में उसे बेचेगा। ठीक, अब चीज को समझना। पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है एक व्यापारी जो है 3% के लाभ पर बाजरा बेचने का दावा करता है। मतलब वो दावा करता है 3% का उसे लाभ हुआ है। कोई चीज मतलब 100 की थी, उस पर 100 प्राइस था, तो उस पर 3% का लाभ हुआ, तो उसने कितने में बेची होगी, 103 में बेची होगी। ठीक, ये समझ गया। उसके बाद इसने बोला है उसने बेईमानी की है, वजन की क्या की है, बेईमानी की है। वो जो बेईमानी का उपयोग किया तो उस पर अंकित वजन से 25% कम है। अंकित वजन से कितना परसेंट कम है, 25%। मतलब उसने ये दिखाया है जो चीज बेच रहा है वो बेच पूरी 100 की 100 रहा है, वो बेच 100 की 100 रहा है, पर उसने बेईमानी करके वो बेईमानी करके कितनी कम कर दी, 25%। 100 का 25% मतलब 100 का 25%, 25, तो कितना बेच रहा है वो, उसके हिसाब से 75 बेच रहा है। पर वो दावा कर, वो दिखा रहा है कि वो 100 बेच रहा है, तो कितने बेच रहा है, वो 100 बेच रहा है। तो बेचने की जगह पे हम लिख देंगे 100, पर वो बेच 100 नहीं रहा, वो बेच कितना है, 25% कम बेच रहा है। 25% का मतलब है 100 का 25%, 25, तो 25%, 25 कम का मतलब 75। तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, जो ओरिजिनल चीज होगी, वो कितनी होगी, 75 होगी, क्योंकि 15 कम बेच रहा है। ये तो वो बेईमानी से बेच रहा है, ये तो बेच रहा है चीज को, 100 तो बेच रहा है, पर उसका ओरिजिनल प्राइस तो 75 है ना, क्योंकि 75% उसने कम कर दिया। समझ गए ना इतना। तो अब क्या करेंगे, अब इस 100 से इधर का 100 कट गया, तो क्या बन गया, ये 75 बन गया, ये बन गया 103। तो हमें लाभ हो रहा है, कोई प्राइस इतना था 75, बेस कितना बना 103 का, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है हमें 28 का। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ ऊपर अपोन में कॉस्ट प्राइस नीचे, क्रय मूल्य नीचे या ओरिजिनल प्राइस नीचे इंटू 100। कितने का लाभ हुआ, 28 का, अपोन किस पे, 75 पे, अपोन 75 इंटू 100। अब काट दो से 25 दिए 75, 25 चौक 100, तो क्या बन जाएगा 28 इंटू 4, कितना बन गया 28 इंटू 4 अपॉन 3। तो 28 चौक कितना बन जाएगा, 28 चौक बन जाएगा 104, कितना बन जाएगा 104 ना, ये बन जाएगा 28 चौक नहीं, 28 चौक क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 28 चौक 8 चौक 32, चल गया 3 4 2 8 3 11, 112 बनेगा, 112 अपॉन 3। अब इसको कर लो डिवाइड, तो डिवाइड जैसे करेंगे 112 को 3 से कितना बनेगा, इसको डिवाइड करो, 3 3 9, 2 बच गया 22, 3 7 21, 1 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 3 3 9, कितना बन गया 37.3। तो 37.3%, तो 37.3 किसके पास है, ये 37 है। इसने क्वेश्चन में बोला है उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए, तो किसके पास है ये 37% के, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करके बताना, इस चीज को मैं और अच्छे से समझाऊंगा, वैसे आ जाना चाहिए समझ में। अब 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन हमको बोल रहा है यदि 16x और 2 का चतुर्थानुपाती 79 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो तीन ये वैल्यू दे रखी है, यदि 16x और 2 का चतुर्नुपाती कितना है, 79 है, तो x की वैल्यू बतानी है। मतलब ये कह रहा है तीन वैल्यू तो दे दी है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 वैल्यू होती है। इन 4 वैल्यू में जो चौथा होता है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है यदि 16x और 2 का चतुर्नुपाती 79 है तो चतुर्थानुपाती की वैल्यू दे रखी है 79। ठीक, ये अनुपात है इसके नीचे। तो
किस किस का दे रखा है 16x 2 का, मतलब ये 16 हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। वो कैसे निकालेंगे, ये रेशियो में क्या करेंगे, ये अपॉन ये 16 अपॉन x बराबर होगा उसके 2 अपॉन 79। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 79 के साथ 16 चला गया, 79 इंटू 16 और 2 के साथ x चला गया, 2 इंटू एक्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 79 इंटू 16 अपॉन 2, तो 2 अट्ठे 16, कितना बच गया हमारे पास 79 इंटू 8। तो लास्ट की मल्टीप्लाई करके देखो, 8 में 72, तो 7 लास्ट में कितना आना चाहिए 2, तो 2 सिर्फ एक ऑप्शन में ऑप्शन करके खत्म कर दो, बात खत्म। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं, 79 की 8 में, 8 9 से 72, 7 हाथ से 8 7 56, 56 और 7 63, तो आ गया ना आंसर। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। मतलब सबसे पहले 70 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उन सब का औसत, तथा 10 और 30 के बीच 5 के गुणनजों का औसत, और 10 और 30 में जो 5 के गुणनज है उनका औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर बताना, मतलब इसने बोला 70 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका औसत, और 10 से 30 के बीच में जो 5 के गुणनज है उनका औसत जो है, उनका जो डिफरेंस होगा, उनके बीच का जो अंतर होगा वो बताना है। सबसे पहले हम निकालते हैं 70 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका औसत। तो पहले तो देख लो 70 से 90 में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। पहले तो ये लिख लेंगे नंबर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप खुद से कटे और एक से कटे। अब सबसे पहले तो ये देख लो जो इवन है, जो इवन नंबर है वो तो कटेंगे, 2 से कट जाएंगे, तो इवन नंबर को सबसे पहले हटा दो। मतलब सम संख्या जो भी है, सम संख्या को हटा दो क्योंकि वो 2 से कट जाएगी। 72 समय हटा दो, 74 समय हटा दो, 76 भी हटा दो, 78 हटा दो, 80 हटा दो, 82 हटा दो, 84 हटा दो, 86 हटा दो, 88 हटा दो। अब इसके बाद देखो 5 से कटने वाला हटा दो, 5 से कटने वाला जो जिसके पीछे 5 हो, 75 है 5 से कट जाएगा, बात खत्म। 85 है 5 से कट जाएगा, बात खत्म। ठीक, अब हमारे पास बचे क्या, एक 71 बचा। 71 जो है किसी से नहीं कटेगा तो 71 लिख लिया। 73 है किसी से नहीं कटेगा तो 73 लिख लिया हमने। एक हमारे पास 77 है, 77 क्या है 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब 79 है, ये भी अभाज्य संख्या होगी तो अभाज्य संख्या में लिख लिया। 81 है 3 से कट जाएगी तो 3 से कट जाएगा, तो बात ये नहीं हो सकता। 83 है किसी से नहीं कटेगा तो 83 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और 87 3 से कट जाएगा, बात खत्म। 89 किसी से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अब जो अभाज्य संख्या बची है इनके बीच की, तो उनका हमें औसत बताना है। औसत कैसे बताते हैं, टोटल सम ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर नीचे। तो इनका सम करते अपॉन में लिख देंगे 1 2 3 4 5 अपॉन 5, तो इनका औसत क्या आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको प्लस करना बताता हूँ। सबसे मतलब पूरे पूरे को जोड़ दो पहले, 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 70 210, 210 प्लस 80 290, 290 प्लस 80 370, कितना बन गया 370। प्लस अब ऊपर वाले प्लस कर लो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 5। अब 370 प्लस 25 कितने बन गया 395। 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 35, कितना बचा 5 9 45, तो इनका औसत क्या आ गया 79। कितना औसत आ गया इनका 79। अब फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे क्या बोला, 10 से 30 के बीच में 5 के गुणनजों का औसत, जो 5 है 5 के गुणनजों का औसत बताना है, किसके 5 के गुणनजों का। अब देख लो 5 के गुणनज कौन कौन से है, 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में देख लो 5 के गुणनज, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये तो 10 तक हो गए। 10 से ऊपर के बताना है, 5 थे 15, एक तो 15 गुणनज हो गए, 5 चौक 20, एक 20 हो गया, 5 पंजे 25, एक 25 हो गया। 30 तो लेना है क्योंकि 10 और 30 के बीच का लेना है हमें। किसका लेना है, 10 और 30 के बीच का लेना है, तो ये 3 हो गए। तो औसत निकाल दो इनकी, 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 संख्या। तो कितना हो गया 25 10 40 60, तो 60/3, तो कितना बन गया 20। तो इनका औसत कितना आ गया 20, और पहले वाले का आया था 79। तो हमें इसका क्या बताना है, अंतर बताना है। तो 79 में से हमने हटा दिया 20, तो कितना बन गया 59। तो
इसका आंसर क्या होगा 59, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 52 और 40 सेंटीमीटर है। मतलब एक समचतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण है 52 दे रखा है, 40 दे रखा है। मतलब D1 जो है पहला विकर्ण दे रखा है 52 और दूसरा विकर्ण जो है D2 वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसका, समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है इसका 1/2 इंटू विकर्ण 1 और गुणा में कर देंगे विकर्ण 2 को। तो 1/2 विकर्ण 1 कितना 52, दूसरा कितना 40, तो इसको काट दो 2 20 जा, तो कितना बचेगा 52 इंटू 20। अब देखो लास्ट में कुछ में मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 0 आना है, तो ऑप्शन 1 में 0 है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इसके मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 52 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में, 0 छोड़ देंगे, 0 लास्ट में लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 0 लास्ट में लगा देंगे, कितना बनेगा 1040। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नोवा पाइप ए अकेला एक खाली टंकी को 22 घंटे में भर सकता है। मतलब जो पाइप ए है किसी खाली टंकी को 22 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। तो दो पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को आधे भाग को भरने में लिया गया समय याद कीजिए। मतलब हमें बताना है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो एक साथ खोलने के बाद ये बताना है तो आधी टंकी भरने में वो कितना समय लेंगे। तो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाइप ए है वो कितने घंटे ले रहा है टंकी को भरने में 22 घंटे, और जो पाइप बी है उसको कितना ले रहे हैं 36 घंटे। ठीक, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितने हैं। तो इसका एलसीएम लो 22 का और 36 का, तो 2 11 जा 2 18 जा। अब 11 से कट गया 11 कम 11, ये 18 बच गया, तो ये 18 कट गया 18 से। ठीक, तो क्या बन जाएगा एलसीएम, एलसीएम बन जाएगा 18 दूनी 36, 36 गुणा 11 तो 3 6 और 3 6 कितना बन गया 3 9 6, कितना बन गया टोटल वर्क कितना आ गया 396। कितना आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 396। ठीक है, अब अगर टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा उसने कि 1 घंटे में कितना काम किया। टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में उसने काम किया कितना। तो 336 को 22 से डिवाइड करेंगे, तो 22 से डिवाइड करना देखो मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब जो फैक्टर बनाया उसमें 22 बना लो, तो 11 दूनी 22, 22 बन गया, जो बच गया वो आएगा यहाँ पे 18 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक, ऐसे इसमें 36 है तो 396 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो कितना आएगा, यहाँ से 36 बना लो, 18 दूनी 36, बच गया क्या 11, तो यहाँ पे आएगा 11। मतलब बी जो है 1 घंटे में कितना टंकी भरता है 11 यूनिट, और ए कितना भरता है 18 यूनिट। तो इसने पूछा है तो दोनों ने मिलकर शुरू किया काम, तो दोनों ने मिलकर आधी टंकी कितने समय में भरते हैं, दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितनी टंकी भरते हैं, 18 + 11 कितना हो जाएगा 29। तो हमसे पूछा टाइम कितने समय में आधी टंकी भरते हैं, कितने समय में आधी टंकी भरते हैं दोनों मिलके। तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे, तो टोटल वर्क कितना 396। तो 396 पूरा काम है, तो इसने कहा आधी टंकी भरनी है। कितनी टंकी भरनी है, आधी। आधी करनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में 1 दिन का काम ए बी का, 1 दिन का काम कितना 29। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड में नीचे आ जाएगा, इसके साथ कितना बन जाएगा 396 अपॉन 2 इंटू 29। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 9 18, तो 8 16 कितना बच गया 198 अपॉन 29। अब इसको कर दो डिवाइड उठा के, तो डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, डिवाइड करेंगे 198 को 29 से, तो 29 को मैं इसको 30 मान लेता हूँ क्योंकि 30 के पास है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 बनेगा, 3 5 से करेंगे इतना 30 छक 180। तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करके देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम 6 से करके देखते हैं क्योंकि वो 180 के पास आ जाएगा। तो 3 सत्ते करते तो 200 पार है, तो हमें 198 से छोटी चाहिए ना, तो 29 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। तो 9 6 54, 5 बच गए, 6 2 12 5 17, कितना बन गया 174, कितने पे 6 पे। तो कितना बच गया यहाँ से 20 24। तो क्या आंसर आ गया 6, ये लिख देंगे पहले, सही में जो रिमाइंडर बच गया 24 अपॉन में टोटल नीचे 6 सही 24 बटा 29। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख दो। मतलब एक टंकी जो है खाली टंकी 22 घंटे में भरता है, बी जो है उसको 36 घंटे में भरता है। तो इन्होंने दोनों को एक साथ टंकी खोली, तो ये बताना है आधी टंकी कितने टाइम में भर देगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी दोनों टंकी साथ में खोले तो ये पूछे कितने समय में टंकी भर देगी, तो इसका फॉर्मूला होता है x × y
अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब पहले का कितने दिन में टंकी भर रहा है, दूसरा कितने दिन में भर रहा है, तो इनका जोड़। तो पहला 22 है इंटू दूसरा कितना है 36, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। पर ये कह रहा है कि आधी टंकी भरनी है, तो जब आधा वर्क करना है तो इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा वर्क आ जाएगा अपॉन में 22 प्लस 36। ठीक, तो 22 इंटू 36 ऐसे रहने देंगे, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 22 प्लस 36 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 36 20 56 58। ठीक, 2 से काट दो, 2 11 जा, अब इसको काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचे, 2 9 18, इसको काट दो, 2 18 जा। ठीक, तो 18 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे क्या बन जाएगा 198 कितना बन गया 198 अपॉन 29। तो अभी मैंने डिवाइड करके बताया था, इसको वो चीज़ वही आ गई ना, तो इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। मतलब एक 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो समांतर पटरी पर खड़ी 345 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी, तो समांतर पटरी पर एक दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है 345 मीटर की, तो वो पार करने में उसे कितना सेकंड लगेगी। तो हमें बताना है उसको पार करने में कितनी सेकंड लगेगी। तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला, 315 मीटर की लंबी ट्रेन है जिसकी वो किस गति से चल रही है 132 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, और समांतर पटरी पे दूसरी ट्रेन खड़ी है जो 345 मीटर की लंबी है। तो ये बताने उस ट्रेन को पार करने में उसे कितनी सेकंड लगेगी, मतलब टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें गति निकालनी हो, गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन में समय, दूरी अपॉन में समय। तो हमें निकालना क्या है समय, समय क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन गति, यही होता है ना। तो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है, एक ट्रेन ने दे रखी है, उस ट्रेन को बताना है कि दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन का जो दोनों ट्रेन की लंबाई है दोनों को जोड़ दो, पहले की 315 है, दूसरे की 345 है, दोनों को जोड़ दो अपॉन में गति, गति कितनी दे रखी है 132 किलोमीटर पर आवर, 132 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में देख गति वो सॉरी जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, और जो गति दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और क्वेश्चन में सेकंड में पूछ रहा है, तो इस किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किसी चीज़ को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 315 प्लस 345 करेंगे वो कितना आ जाएगा 660। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे ऊपर चला जाएगा, इंटू में 18 अपॉन 132 इंटू 5। अब काट दो जिससे कटता हो, 5 से काट दो इसे, 5 एकम 5, 1 बजे 5 × 15, 1 बजे 5 दूनी 10, तो 132 से 132 कट गया, कितना बच गया 18। तो 18 सेकंड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11वां क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम HCF और LCM 27 और 648 दे रखा है। मतलब दो संख्या है उनका LCM और HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है 27 और LCM कितना दे रखा है 648। यदि उनमें से एक संख्या 81 है, उसमें से एक संख्या कितनी 81 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इंटू पहली संख्या गुणा कर देंगे दूसरी संख्या में। HCF कितना दे रखा है 27, LCM दे रखा है 648, इंटू में पहले की संख्या दे रखा है 81, अपॉन में दूसरी संख्या में निकालनी है। जब दूसरी संख्या में निकालनी है और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 27, सेकंड में निकालना है तो 27 इंटू 648 अपॉन 81। तो अब देख सीधा काट दो, 27 दिया 81, अब 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 बजे 3 से 18, कितना आ गया 216। तो सेकंड नंबर क्या आ गया 216, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 15 पार्सल का औसत भार 1.8 kg है। मतलब जो 15 पार्सल है उसका औसत दे रखा है, वो औसत भार कितना दे रखा है 1.8 kg। एक अतिरिक्त पार्सल जोड़ने से अनुपात भार 50 ग्राम कम हो जाता है। यदि हमने एक अतिरिक्त पार्सल उसमें जोड़ दिया तो उसका औसत भार 50 ग्राम का हो जाता है, कम हो जाता है। तो नया पार्सल भार ज्ञात कीजिए। तो जो नया पार्सल का भार है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 15 पार्सल का जो औसत भार है वो कितना दे रखा है 1.8 kg। तो
अतिरिक्त पार्सल जोड़ने से अनुपात जो है 50 ग्राम कम हो जाता है। फिर अतिरिक्त जोड़ दिया तो उसमें 50 ग्राम कम, औसत कम हो गया उसका। तो नया पार्सल का भार बताना है। अब एक चीज देख, 15 पार्सल है, 15 पार्सल का भार दे रखा है 1.8 kg। तो 15 पार्सल का कुल भार कितना हो जाएगा? तो 15 पार्सल का कुल भार निकालना है तो औसत में उसकी संख्या को गुणा कर देंगे। तो अब हमें निकालना है 15 पार्सल का कुल भार कितना हो जाएगा? कुल भार हो जाएगा जो औसत है 1.8 की गुणा कर देंगे किसमें? 15 से। ये हमारा औसत भार आ जाएगा। तो करना 1.8 पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 5 8 40, हाथ से लगे 4, 5 5 4 9 8 और 1, तो 0 9 8 17, हाथ से लगाए 270। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो एक डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो कितना आ गया? 27 kg। तो कितना 27 kg आ गया? 15 पार्सल का भार, 15 पार्सल का कुल भार। फिर उसने बोला एक अतिरिक्त पार्सल जो जोड़ा है उसका औसत कितना है? 50 ग्राम। जो अतिरिक्त जोड़ा है उसका उसका औसत दे रखा है कितना? 50 ग्राम। मतलब एक अतिरिक्त पार्सल जोड़ने से औसत भार 50 ग्राम कम हो जाता है। मतलब जब एक अतिरिक्त पार्सल उसने जोड़ा तो उसका भार 50 ग्राम कम हो जाता है। तो पहले तो उस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 50 ग्राम से अगर हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, कितना बन गया? 0.05 किलोग्राम। तो कितना औसत आ गया? कितना औसत कम होगा? मतलब एक को जोड़ने पर कितना औसत कम हो जाएगा? एक पार्सल जोड़ने पर कितना औसत कम हो जाएगा? 0.05 किलोग्राम। क्योंकि ये ग्राम में दे रखा था, इसको किस में बदल दिया? किलोग्राम में। क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 मतलब 1000 ग्राम में कितने 1 किलो। तो पूछ रहा है कितने? 50 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। तो 50 ग्राम में कितना हो जाएगा? 50 ग्राम में हो जाएगा 50/1000। तो कितना आ जाएगा? 0.05 किलोग्राम। तो कितना आ गया? मतलब एक पार्सल जो जोड़ा है, नया पार्सल जो जोड़ा है, उस पे उसके जोड़ने से भार, औसत भार कितना कम हो जाएगा? 0.05 भार कम हो जाएगा। तो पहले भार कितना था? पहले भार था 1.8 kg। जब 1.8 kg था, एक जोड़ने पे भार कम हो गया कितना? 0.05। तो ये घटा देंगे। तो ये घटाने के बाद हमारे पास कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारे पास 17 पॉइंट कितना बच जाएगा? 1.75 किलोग्राम। कितना बच जाएगा? 1.75 किलोग्राम बच गया। मतलब ये कहा है कि एक अतिरिक्त जोड़ने पे 0.05 50 ग्राम कम हो जाता है, 50 ग्राम औसत कम हो जाता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल कितना? 0.05 किलोग्राम। तो 0.05 किलोग्राम जो है औसत उसका कम हो जाएगा एक जोड़ने पे। तो उसका औसत था इतना 1.8 कितने पे? 15 वस्तु पे। तो एक वस्तु बढ़ा दी, कितनी वस्तु होगी? 16 वस्तु होने पे कितना कम हो जाएगा? 0.05 किलोग्राम औसत कम हो जाएगा। तो ये औसत कम हो गया, ये आ गया 1.75। तो जो 1.75 kg आया है औसत, वो कितने पार्सल का है? 16 पार्सल का। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे? हम इसका औसत भार, मतलब इसका हम कुल भार निकालते हैं। तो इनका कुल भार कितना आ जाएगा? मतलब नए इसमें ये लिखेंगे नए पार्सल को जोड़ने पर उसका कुल भार कितना हो जाएगा? तो 1.75 उसकी औसत है। अब कितना है टोटल? 16। तो 1.75 की 16 से गुणा कर दो। तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 175 की गुणा कर दो इससे 16 से। तो 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 7 42, 45, हाथ से लगे 4, 6 कम 6 4 10। ठीक, इसके बाद 5 7 और 1 0 5 0 8 2। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा? कितने? 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 को छोड़कर लगा दो। कितना बन गया? 28 kg। तो नया पार्सल जो है कितना बन गया? 28 kg जोड़ बन गया टोटल। 28 kg जोड़, मतलब हमने जो अभी निकाला है 15 पार्सल का जो जोड़ निकाला है वजन का, 15 पार्सलों का जो कुल भार निकाला है, वो 15 पार्सल का कुल भार कितना है? 27 kg। और जो 16 पार्सल है उनका कुल भार कितना है? 28 kg। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि जो नया पार्सल है उसका भार कितना होगा। मतलब जब 15 पार्सल थे उसका भार 27 kg था, कुल भार कितना था? 27 kg। अब जब नया एक जुड़ा है तो होते कितना होगा? 16। तो 16 वस्तु का जो 16 पार्सल है उनका भार कितना होगा? 28 kg। जब 16 भार में से हम 16 भार का जो 16 पार्सल है उनका कुल भार हम घटा देंगे किस में से?
15 पार्सलों का कुल भार को, तो हमें पता चल जाएगा जो अतिरिक्त जुड़ा था उसका भार कितना होगा। तो 16 पार्सल का जो कुल भार था वो 28 था, और वो घटा देंगे इससे 15 पार्सलों के कुल भार से, वो कितना है 27। तो घटा दिए तो वो एक का आ जाएगा, वो जो नया पार्सल जुड़ा है उसका आ जाएगा। तो 28 माइनस 27 कितना बन गया 1 kg। तो कितना बन गया 1 kg। तो उसका आंसर क्या होगा 1 kg। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 19 दिन में, और बी इसी 25 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं, यदि वे पहले जो काम है बी से शुरू करते हैं, पहले दिन जो काम है बी से शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं, मतलब एक दिन बी काम करता है, एक दिन ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमें बताना कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को करना है। तो जो ए है किसी काम को 19 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। अब देख लो, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क क्या है। तो देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो फंस जाओगे आप, क्योंकि ओड है ये इवन है, तो आपका निकालने में बहुत वो हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क सीधा क्या लिख देंगे, इनकी गुणा कर दो, मतलब 19 × 25, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 19 × 25 को 19 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 25, और 19 × 25 को डिवाइड करेंगे 25 से कितना बन जाएगा 19। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 25, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 19। तो दोनों ने फिर क्या बोला इसने बोला बी ने काम शुरू किया, बी पहले दिन काम कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है। तो दोनों ने मिलके 2 दिन में कितना काम कर लिया, दोनों ने मिलके 2 दिन में काम कर लिया 25 और 19 44, 25 और 19 44 काम कर लिया। कितना काम कर लिया 44 काम वो कर चुके हैं। कितना काम कर चुके हैं 44 काम। तो टोटल काम कितना है 19 × 25, तो गुना कर लो अभी सीधा इसकी 25 की 19 से गुना कर दो, 9 5 45, 4 ऊपर 9 2 18 4 22, तो 25 आ गया ऐसे। तो कितना बन गया यहाँ से बन गया 5 2 7 और 4, कितना बन गया टोटल काम। टोटल काम बन गया भाई साहब 475। ठीक है, तो 475 के पास पहुंचाना है अभी से, किसके पास बुलाना है 475 के पास। अब इस 44 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो कितना बन जाएगा 440। तो कितना काम हो जाएगा 440, और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं 10 से कितना हो जाएगा 20 दिन। तो मतलब क्या समझ में आया, 20 दिन में कितना काम हो जाएगा 440। 20 दिन में कितना काम हो जाएगा 440। तो अब जब कितना काम हो चुका है, अब बारी किसके आएगी काम करने की, जिसने पहले स्टार्टिंग की थी। तो स्टार्टिंग किसने की थी बी ने, तो अब काम करने की बारी आएगी बी की। तो 440 काम हो चुका है, अब बी कितना कर रहा है काम एक दिन में 19, तो 19 काम और हो जाएगा वो एक दिन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 + 1 21 दिन में कितना काम हो जाएगा 21 दिन में काम हो जाएगा 459। ठीक है, कितना काम हो जाएगा 459। तो काम कितना रहेगा 475 टोटल काम है, कितना हो गया 459 काम हो गया। तो काम कितना रहेगा, काम रहेगा भाई साहब हमारे पास 11 5 16, तो काम रहेगा 16। तो 16 काम और करवाना। अब बारी किसकी ए की, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 25, ए एक दिन में 25 काम कर रहा है, और काम हमें करवाना है कितना 16। तो कैसे करेंगे, तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 25 काम कर रहा है, मतलब 25 काम जो है ए 25 यूनिट काम जो है ए एक दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/25 दिन में। तो हमें करवाना कितना काम है 16 यूनिट काम करवाना है। तो 16 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा 16/25 दिन में। तो मतलब जो बचा हुआ 16 काम है वो कितने दिन में कर देगा 16/25 दिन में। तो ये काम पूरा हो गया 475 काम पूरा हो गया। तो ये दिन हो गए 21 दिन ये, और 16/25 दिन ये, मतलब 21 दिन में 16/25 को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आंसर। तो सीधा ही हम इसको लिख सकते हैं 21 सही 16/25 लिख देंगे। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया 21 सही 16/25। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14वां क्या बोलता है, 3000 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है 3000 की धनराशि है तो उस पर 9% वार्षिक ब्याज दर है उस पर 4 वर्षों के लिए। तो हमें क्या बताना है साधारण ब्याज बताना है। मतलब 3000 की धनराशि पर
किस 9% का 9% वार्षिक ब्याज दर से कितने साल के लिए लग रहा है, 4 साल के लिए। तो हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो 3000 क्या है धनराशि, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल मूलधन, कितना है 3000। ठीक, तो कितने साल के लिए, रेट दे रखा है 9% और टाइम दे रखा है 4 साल के लिए। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट 9 है, टाइम कितना 4, 9 चौक 36। तो हमें 36% की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है प्रिंसिपल जो मूलधन कितना है 3000, और हमें पता है मूलधन कितना होता है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर, 3000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट क्या निकल जाएगा, 3000 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 30। तो 1 यूनिट 30 आ गया। तो हमसे पूछा 36 यूनिट क्या होगा, किसकी पूछ रहे हैं 36। तो 36 यूनिट कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा 36 इंटू 30। तो अब क्या करेंगे हम, अब देख लेंगे जीरो तो आएगा लास्ट में, इसकी और करके देख लो। 3 की मल्टीप्लाई 6, 6 18, 8 जीरो देख लो कौन से ऑप्शन में। लो बेटा, इस बार भी खेल गया एग्जामिनर, फिर से खेल गया। तो इसका मतलब हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो 36 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, जीरो लास्ट में लगाई देंगे। तो 3 में करेंगे 6 18, 80 लगाए 3 3 9 और 10, 108 और जीरो था एक, जीरो लगा दें 1080 आंसर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, चौथा क्वेश्चन है मेरा रे। 15 देखते हैं, 15 क्या बोलता है। सी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है ये कि यदि 22% ऑफ 50 माइनस 3/6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 81 इजिकल टू वाई। तो वाई का ज्ञान बताना है। तो 22% को क्या लिख सकते हैं, 22% को हम लिख सकते हैं 22/100। ठीक, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू 50 माइनस 3/6 इंटू में क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 512 का। तो क्यूब रूट निकालना तो याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो सीधा हम 512 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 से काट, तो 2 दूनी 4, 1 बज गया 11, 2 पंजे 10, 1 बज गया 2 छिक 12। तो फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बज गया 2 अट्ठे 16। ठीक, इसके बाद 2 छिक 12, 2 चौक 8। ठीक, इसके बाद 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर बज गया 2 एकम 2, 1 बज गया 2 छिक 12। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर बनेगा 2 चौक 8, फिर बनेगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितने 2 बन गए देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने 2 बन गए 9। कितने 2 बन गए 9। इसका मतलब है 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे साइड में लिख देंगे 22/100 इंटू 50 माइनस 3/6 इंटू 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 लिखने क्यूब रूट निकालना 512 का। 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, कितने बन गए हमारे पास, 2 की पावर 9 है ना, तो 9 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्यूब रूट क्या रहा है, तो 3 3 का पेयर बना लो। इसमें क्या क्या रहेंगे, 3 3 का रूट बना लो। तो 3 का रूट ये 3 का पेयर ये बना लिया, 3 का पेयर ये बना लिया और 3 का पेयर ये बना लिया। तो इसमें से एक एक उठा लेंगे, इसमें से 2 एक उठा लेंगे, इसमें से 1 2 उठा लेंगे और इसमें से 2 उठा लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बन गया 8। ठीक, इसके बाद इंटू स्क्वायर रूट निकालना है 81 का। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 इज इक्वल टू वाई। तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व कर दो, कितना बनेगा। अब 50 से सीधा कट जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 से कट गया 2 11 4। तो कितना बचेगा 11 माइनस 3/6 ना ये। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये कट गया पूरा। ठीक, अब 2 से काट दो, 2 चौक 8। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, बच जाएगा ये 4 इंटू 9 36 इजिकल टू वाई। तो अब देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये 11 है, 11 में से 36 को घटाना है, तो मतलब माइनस करेंगे तो 36 में से 11 का कितना बचेगा 25। तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा 36 है तो माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी -25। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16वां क्वेश्चन बोल रहा है एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 51% की छूट दी। मतलब एक विक्रेता है जिसने वस्तु पर 51% की छूट दी और फिर भी 63% के लाभ प्राप्त करने में सफल रहा, और मतलब इस पे 51% की छूट देने के बाद भी उसे 63% का लाभ फिर भी प्राप्त हो गया। तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। मतलब जिस क्वेश्चन में हमें छूट के साथ साथ उसे प्रॉफिट भी हो रहा है और लागत मूल्य और क्रय मूल्य का क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, मतलब लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन में अंकित मूल्य मतलब एमपी। इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है क्या, सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, जितना प्रॉफिट है अपॉन में 100 माइनस जितना डिस्काउंट है, मतलब सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, छूट परसेंटेज, 100 में से माइनस करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज जो हमारी छूट परसेंटेज है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब सीपी अगर हमें निकालना है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है, सीपी अपॉन एमपी का क्या फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन मतलब छूट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, रख दो इसमें उठा के 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितनी, छूट कितनी 51 की, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 63 का, तो कितना आ गया 63। तो कितना बन गया 100 में से क्या बन गया 49 अपॉन 100 प्लस 63 163। तो क्या बन गया 49 अनुपात 163। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 17वें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दूध की कीमत 17वें से पहले 16वें के एक ट्रिक 16वें का एक तरीका और देख लो, जो सा आपको अच्छा लगेगा वो कर लेना। तो क्या बोल रहा है, एक विक्रेता जो ने एक वस्तु को 51% की छूट दी। मतलब जब किसी 51% की छूट दी, छूट किस पे देता है, वो अंकित मूल्य पे देगा। तो अंकित मूल्य से छूट देगा, वो उस चीज़ को उतने पे बेचेगा। मतलब एक तरफ हमने लिख दिया अंकित मूल्य, एक तरफ लिख दिया विक्रय मूल्य। तो 100 मतलब कोई विक्रेता जो है 51% की छूट दे रहा है, मतलब कोई अंकित मूल्य 100 था, 51 की छूट दे दी, तो बेचेगा कितने में 49 में। फिर इसने बोला फिर भी वह 63% लाभ प्राप्त करने में सफल रहा। 63% लाभ मिला है, तो वो लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे कितने का लाभ मिला उसे 63% का लाभ मिला। मतलब कोई चीज 100 में खरीदी होगी, 100 का 63%, 63 तो कितने में बेची होगी 163 में। कितने में बेची होगी 163 में। ठीक, तो अब हमें बताना कितना लागत मूल्य और अंकित मूल्य का क्या बताना, रेशियो बताना, मतलब सीपी अपॉन एमपी बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जैसे विक्रय मूल्य है 49 से 163 है, इनको बराबर करेंगे। कैसे, ऊपर वाले में 163 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 163 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 49 से कर दो, तो इसमें 49 से कर दो, तो ये बराबर आ गया ना। तो हमें चाहिए किसका रेशियो, अंकित मूल्य और अंकित मूल्य का और लागत मूल्य, मतलब एमपी का और सीपी का। तो एमपी कितना बनेगा 163 इंटू 100 16300। अब सीपी कितना बन जाएगा 49 इंटू 100 4900। तो क्या कह रहे हैं, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का क्या बताना है, अनुपात, मतलब सीपी अपॉन एसपी बताना, सीपी अपॉन एमपी बताना है। तो सीपी कितना 4900 अपॉन कितना 163, 0 से 0 में कितना बचे 49 अपॉन 163, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन कहता है दूध की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 70 रुपये लीटर कर दी जाती है। मतलब जो दूध की कीमत है वो 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर कितने हो जाते हैं 70 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। तो एक परिवार को दूध की खपत कितनी प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है, मतलब एक परिवार को दूध की खपत कितनी कम करे जिससे दूध का खर्चा समान आए, दूध का खर्चा समान आए। तो हमें ये बताना है, मतलब हमने क्वेश्चन में क्या रखा है कि दूध की कीमत जो है 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा के 70 लीटर प्रति लीटर कर दिया, और परिवार को खपत हमें कितनी कम करनी चाहिए कि उसका जो खर्चा है वो समान आए। मतलब जब भी क्वेश्चन में ये कह दे कि खर्चा समान आए या कोई दूसरी चीज समान आए, तो उसमें से एक चीज दे रखी होगी, दूसरी चीज हमसे बोलेगा, मतलब एक चीज बड़ी हुई दे रखी होगी तो दूसरी चीज पूछेगा, दूसरी चीज जो कम हो रही है वो कितनी कम हो रही है। या क्वेश्चन में कह देगा कि पहली चीज जो है वो बढ़ रही है, इतने से इतने बढ़ रही है,
तो दूसरी चीज कितने से कितने कम हो रही है यदि उनका वो समान है, चीज समान के रखी है। यह कहेगा कि एक चीज जो है घट रही है स्टार्टिंग में, तो हमसे पूछेगा कि दूसरे में जो चीज है वो बढ़ रही है, वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, और जो बोलेगा उनकी कुछ कुछ चीज बोलेगा कि वो चीज उसकी समान है। जैसे क्वेश्चन में बोला है इसका जो प्राइस है वो 60 लीटर से कितना होगा, 7 रुपये प्रति लीटर से 70 रुपये प्रति लीटर होगा। तो हमसे पूछा खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा समान आ जाए, तो इसने वही कह रखा समान आ जाए। तो पूछ किसके बारे में रहा है, खपत के बारे में। तो खपत कैसे निकालेंगे, और चीज बता रखे खर्चा सेम है। जब भी खर्चा सेम हो, एक चीज दे रखी हो दूसरी चीज निकालनी हो, तो दूसरा कितना कम है, तो इसका रेशियो उल्टा कर देते हैं। मतलब 70 इधर आ जाता है, 60 इधर आ जाएगा, ठीक है, 70 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। तो 70 से खपत कितनी हो रही है, 60। तो हमें बताना कितने प्रतिशत की कमी आ रही है। 70 से कितने होगी, 60। कितने की कमी आई, 10 की। तो कितने पे कमाई, 70 पे। तो अपोन आ जाएगा 70 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 100/70। तो इसको करते डिवाइड। तो 100 को 70 से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया, 0 बढ़ा दिया, पॉइंट बन गया। तो 7 दूनी 14, 6 बज गया 0, 7 8 56। तो 14.28 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये समझ में आया होगा। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। मतलब एक व्यापारी है जो 250 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय लागत कीमत का 60% है, मतलब जो ऊपरी व्यय है, जो ऊपर का खर्चा है उसका, जो चीज़ खरीदी है उस पर कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा कितना है, लागत कीमत का 16% है। तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। मतलब अगर उसे 10% लाभ करना है, 10% लाभ अर्जित करना है, तो उस चीज़ को कितने में बेची जानी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे निकालें। पहले तो उसने बोला एक व्यापारी जो है 250 रुपये में चीज़ खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, उस प्राइस कितना होगा, 250। फिर इसने बोला है जो ऊपरी व्यय है, यदि ऊपरी व्यय जो ऊपर का खर्चा है, मतलब जो चीज़ ली है उसको खर्चा भी लगा है कुछ ना कुछ, जो खर्चा लगा है वो क्या बता रखा है, जो खर्चा लगा है, व्यय लगा है, वो कितना है, लागत कीमत का 16% है। मतलब 250 जो लागत कीमत है उसका 16% है, 250 का 16%। तो 250 का 16% क्या हो जाएगा, 250 इंटू 16% मतलब 16/100। तो अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40, कितना आ गया, 40। कितना आ गई, 40 ही आ गया ना, तो 0, तो कितना आ गया, 40। ठीक है, तो 40 का क्या आ गई, 40 का आ गया भाई साहब, ये इसका 40 का क्या आ गया, खर्चा। मतलब जो चीज़ खरीदी है उस चीज़ पे पैसे लगे हैं, मतलब ऊपरी खर्चा जो है 40 रुपये का आया, जो चीज़ खरीदी है, मतलब जो खर्चा ये आया वो उसमें तो जुड़ेगी ना, मतलब ये खर्चा जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो वो उसका सीपी माना जाएगा, उसका क्रय मूल्य माना जाएगा। तो असल में इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 250 प्लस जो खर्चा हुआ 40, कितना होगा, 290। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 290। फिर उसने कहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस चीज़ को कितने में बेचना होगा, मतलब उसे 10% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना है। 10% का फ्रैक्शन देखो क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर फ्रैक्शन नहीं पता तो 10% हटाने के लिए 100 लगा दिया नीचे, 1 0 से 1/10, मतलब कितना परसेंट आ गया, 10। मतलब कोई चीज़ उसने 10 में खरीदी होगी तो 11 में बेची होगी, ये पोस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य ये होगा सेलिंग प्राइस। मतलब कोई चीज़ 10 की खरीदी होगी, 11 में बेची होगी, तो हमें बताना है कि कितने में बेची होगी, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू बताना है। सीपी कितना है, 10, और जो सीपी हमने निकाला अभी वो कितना है, 290। तो 10 यूनिट किसके बराबर, 290 के। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 29 के। जब 1 यूनिट 29 के बराबर आ गई तो हमसे पूछा गया 11 यूनिट की वैल्यू, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 29 इंटू 11। तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में 9। तो ऑप्शन में देख 9 कौन से में, ले बेटा 9 दे रखा है 3 ऑप्शन में, कर लो क्या करोगे, करो सोल्व। एग्जामिनर तो बोलेगा भाई हम सोल्व करो, तुम हम तो तुमसे सोल्व करवाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। अब 29 की 11 में मल्टीप्लाई करो, 11 में मल्टीप्लाई करो, 2 9 और 2 9, तो 9 9 2 11, हंसी लगाए, कितना बन गया, 319। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 2400 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। मतलब एक संख्या है उसका 20% की वृद्धि करी
तो उस कितना प्राप्त होता है 2400, तो हमें वो संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो 20% क्या होगा, 20% हो जाएगा, 20% का होता है 1/5 फ्रैक्शन, अगर याद नहीं है तो 20% हटाने के लिए नीचे लग जाए 100, तो 20 पंजे 100, 1/5 है। तो इसने कहा एक संख्या है, उस संख्या में 20% की वृद्धि करने पर कितना बन जाता है 240 प्राप्त होता है, उस संख्या बतानी। तो वो संख्या मान लो x है, तो उस संख्या पे x है, उस पर 20% की वृद्धि होगी, 20% का मतलब 1/5, तो कितना वृद्धि होगी 5 पे 1 की वृद्धि होगी, तो 20% वृद्धि का मतलब है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो कितना वृद्धि होगी 5 से कितना होगा 6, तो कितना होगा 6/5, तो कितना बन रहा है वो 2400 बन रहा है। तो हमें संख्या बतानी है, तो मतलब x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2400 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में 6 नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 0 0, तो कितना बन गया 400 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई कर दो 5 चौक 20 और 2 0 2 0 लगा दो, कितना आ गया 2000, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। लो भाई अब 20वां क्वेश्चन समझते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब है, मतलब एक समकोण प्रिज्म है, तो उस समकोण प्रिज्म का जो आधार है वो एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समझ गए। तो जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसकी समांतर भुजा की साइड कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो उन समांतर भुजा की जो साइड बीच की दूरी दे रखी है वो लंबवत दूरी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन कितना है, तो हमें क्या बताना है प्रिज्म का आयतन। तो सबसे पहले तो देखो प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हमें आयतन निकालना है किसका, प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, जो प्रिज्म का आधार है उसका क्षेत्रफल, ठीक, आधार का क्षेत्रफल निकाल के इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है उसकी गुणा कर दो, वो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो प्रिज्म की आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, जो प्रिज्म है प्रिज्म की आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। देख ऊंचाई तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है प्रिज्म की 10 सेंटीमीटर, हमें आधार का क्षेत्रफल नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्वेश्चन में बता रखा है जो आधार है वो क्या है, समलंब है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो अगर हमें समलंब चतुर्भुज है मतलब आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार क्या है समलंब, तो समलंब चतुर्भुज को हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक, गुणा कर देंगे समांतर भुजाओं की दूरी से, किससे, समांतर भुजाओं की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाएं कितनी रखी है 25 सेंटीमीटर वगैरह, इनका योग कितना हो जाएगा 36, इंटू में 36, इंटू में समांतर भुजाओं की दूरी, तो दूरी कितनी रखी है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर, तो इंटू 16, तो काट दो 2 18 जाए, ठीक। तो 18 इंटू 16 कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 16 बन जाएगा 6 × 48, 8 × 6 × 4 10, तो 1 8 कितना बन गया 288। तो जो समलंब का क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 288, मतलब समलंब क्या माना था हमने, समलंब का क्षेत्रफल कितना आ गया 288 समलंब का क्षेत्रफल। और जो समलंब जो आधा मतलब अब निकाला गया प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और आधार हमने क्या माना था समलंब, जो समलंब का क्षेत्रफल होगा वही हमारा आधार का क्षेत्रफल होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना है 288 इंटू ऊंचाई कितनी है 10, तो कितना बनेगा 2880, तो 2880 कौन सा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से समझ में